Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be studying about recursion. So recursion basically it is a process when a function calls itself. It is a process when a function calls itself. मेक श्योर कि आप यहाँ पे फंक्शन पढ़कर आए हों, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, तभी आपको रिकर्जन अच्छे से समझ में आ पाएगा। सो हम रिकर्जन को एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लूप पढ़ा था, तो लूप्स के अंदर क्या होता था, हम एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते थे एंड जैसे ही वो कंडीशन मेट होती थी तो हम लूप से एग्जिट मार लेते थे। सिमिलरली गोज विथ रिकर्जन, जैसे ही बार बार हम वैसे तो फंक्शन को कॉल करते रहते हैं, जैसे ही हमारी कंडीशन मेट हो जाती है वैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब आप बोलोगे कि ये तो हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो काम आप लूप से कर सकते हो आप वही काम रिकर्जन से भी कर सकते हो। इन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको एग्जामिनर बोले कि आपको रिकर्जन से ही करना है, तब तो आपको रिकर्जन को यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। अगर आप टर्बोस यूज कर रहे हो तो आपको conio.h भी यूज करनी होती है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ void print hello के नाम से। print hello के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं एक काउंट वैल्यू देने वाली हूँ। काउंट क्या है? ये काउंट वो नंबर है जितनी बार मैं चाहती हूँ कि प्रिंट, जितनी बार हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इंट मेन बनाएंगे, इंट मेन, एंड यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं लॉजिक। प्रिंट हेलो को हम प्रिंट करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। कितनी बार करवाना है? 10 टाइम्स हमको करवाना है। तो ये एज अ पैरामीटर पास होगा एंड यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0। यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि सिंपली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाना है। एंड देन यहां पर हम लिखेंगे अपना फंक्शन void print hello। यहाँ पे लिखेंगे int count। यहां से यहाँ हमारा फंक्शन लिखना स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशन लिखती हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है, काउंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाना चाहिए। दैट इज हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में हम लिख सकते हैं printf हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट हेलो काउंट -1। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमको काउंट -1 करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इनिशियली जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तब काउंट की वैल्यू होगी 10, क्योंकि हमने क्या पास करी है, 10 एज आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है। तो एक बस का यहाँ पर ड्राई रन ही मैं आपको समझा देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, यहाँ पे फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, इंट मेन में आ गए। यहाँ पे सिंपली फंक्शन कॉलिंग करी है हमने, 10 एज आर्ग्यूमेंट पास करके यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया। अब इस पार्ट को समझें। यहाँ पे हमने लिखा है void print hello int count। यहाँ पर जो हमने 10 लिखा है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आते ही कंडीशन चेक होगी पहले, यहाँ पर दैट इज 10 इक्वल टू 0, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इफ में जाएंगे ही नहीं, हम सीधा आ जाएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, तो सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर हुआ प्रिंट हेलो काउंट -1। काउंट की वैल्यू क्या थी, 10, 10 -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब अगर आप इसको ध्यान से करके सिंप्लीफाई करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्रिंट हेलो 9। कुछ ऐसा फंक्शन की तरह दिख रहा है जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन की तरह दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसी फंक्शन को, फंक्शन के अंदर हमने उसी फंक्शन को कॉल लगा दिया।
वापस से जब हमने कॉल लगाया तो हम वापस से यहाँ पर आ गए। अब एज अ पैरामीटर 10 पास नहीं होगा, अब एज अ पैरामीटर 9 पास होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो चुकी है 9। नाउ अगेन कंडीशन चेक होगी कि 9 इज इक्वल टू 0 और नॉट। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, वापस से हम एल्स पार्ट पे आएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अभी मैं ये आपको कंपाइलर में भी करके दिखाऊंगी, जस्ट मैं अभी आपको ड्राई रन समझा रही हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट हेलो। 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी 9, तो 9 माइनस 1 करोगे तो 8 हो जाएगा। नाउ अगेन ये फंक्शन को कॉल लगेगी एंड देन यहाँ पर ये अगेन आ जाएगा। नाउ काउंट की वैल्यू 8 एज अ पैरामीटर पास होगी। अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। एल्स पार्ट पे आएंगे, प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा एंड देन यहाँ पर वापस आएंगे, काउंट माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। कंटिन्यूअसली आपका लूप चलता रहेगा। कब तक? मैं केस ले रही हूँ कि 1 हो गई है अब काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो गई है। प्रिंट हेलो, काउंट की वैल्यू 2 हो गई है मान लेते हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो प्रिंट हेलो हो गया आपका 1। ठीक है, नाउ काउंट की वैल्यू 1 एज अ पैरामीटर विल पास। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जब ये पास होगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आते ही ये हो जाएगा 0। जैसे काउंट की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो हो जाएगा आपका 0। नाउ 0 एज अ पैरामीटर विल पास। अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेंगे, नाउ यहाँ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा जो हमने प्रोग्राम लिखा था, फंक्शन लिखा था, वो टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। एक बार इसको कंपाइलर पे भी करके देख लेते हैं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर। यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो एक वार्निंग थ्रो होगी। वार्निंग क्यों थ्रो होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने यूज करा है रिटर्न 0 विथ डेटा टाइप वॉइड। तो यहाँ पर ये हमको एक वार्निंग शो होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे वार्निंग आ रही है, रिटर्न विद अ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड। तो हम यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंट लिख देते हैं एंड यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इंट। एंड जब अब हम इसको रन करेंगे तो कोई वार्निंग थ्रो नहीं होगी, हालांकि आपको पहले भी आउटपुट मिल जाता। यहाँ पे यू कैन सी 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, तो हमारा प्रोग्राम मतलब सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा रिकर्जन समझते हैं मैथ से। मैथ्स से हम थोड़ा सा रिकर्जन को समझते हैं। मैथ्स में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो वही थोड़ी सी चीज यहाँ पर आएगी। डोंट वरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ही इजी से समझाएंगे। सो हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, एक्स की पावर 2। हमने इसको बोल दिया कि जहां पर भी एफ ऑफ एक्स हमने लिखा उसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 2। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, ये होगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1। एक्स इज इक्वल्स टू 2 की अगर बात करी जाए तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 4। एक्स इज इक्वल्स टू 3 की अगर बात की जाए तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम एज 9। ऐसे ही आप कितने भी एक्स का निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी एक एक्स की है, तो बहुत ही कॉमन है कि एक ही बार हम इसको कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इफ मैंने ऐसा लिखा एफ ऑफ एक्स, अब क्या होगा, अभी भी हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे, बाहर वाले एफ को भूल जाओ, अभी अभी सिर्फ इस वाले पे फोकस करना है हमको। एफ ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू बोली, एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ? कोई डाउट? समझो इसको, कोई डाउट आ रहा है अभी? क्योंकि मैंने एफ ऑफ एक्स को तो मैंने पहले लिख रखा है कि उसकी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 2। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की पावर 2 लिख दूं, दैट इज एफ ऑफ एक्स की पावर 2, तो कुछ गलत होगा? नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्स की पावर 2 फॉर 2, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, 2 की पावर 2 विल बिकम 4। अब आप देख सकते हो कि ये जो एफ ऑफ 4 है ये एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर मुझे दिख रहा है,
जिस तरीके से मैंने इनको लिख रखा है उसी तरीके से अगर मैं f(4) देखूं तो वो कैसे होगा, 4 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख दिया नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब ये तो बात हुई कि f(x) एक बार था, अब ये 2 बार था, 3 बार अगर हम लिखे तो f(x) कुछ इस तरीके से अगर हम लिखें तो अब क्या होगा, और सेम सिचुएशन x इज टू 2 ही हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, ये अंदर वाला f(x) सॉल्व होगा, देन इसकी जो वैल्यू आएगी उससे फिर ये सेकंड वाला f(x) सॉल्व होगा, देन इस पूरे की जो वैल्यू आएगी फिर उससे ये थर्ड वाला f(x) सॉल्व होगा। अब इसको एक बार हम करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंदर वाले की, तो अंदर वाले की जगह तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x²। तो एक बार सॉल्व करते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² which will become 2 की पावर 2 which will give me 4। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एनी डाउट, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, f(4) को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 16। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करके लिखो f(16), ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म में 4 लिखा है 16 लिखा है, इस पे ध्यान मत दो, फॉर्म पे ध्यान दो। अगर मैं इसको f(x) लिखूं और अगर मैं इसको भी f(x) छोड़ू y ले लेते हैं, f(y) एंड f(y), अगर मैं कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखूं तो ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे विच विल कम आउट टू बी 256। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस जो है उनको हम बार बार कॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि एक ही फंक्शन है f(x), उसको मुझे 3 बार कॉल लगानी पड़ी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, देन इसको सॉल्व करने के लिए, एंड देन इसको सॉल्व करने के लिए। बट बात तो हम f(x) की कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही तो डिफर कर रही है, बट सॉल्व तो हम f(x) ही कर रहे हैं। नाउ अब एक और चीज समझते हैं, what is the difference between normal function calling and recursive function calling? इतना तो आपको ये वाला एग्जांपल देख के समझ में आ गया होगा। देखो, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ही फंक्शन को एक ही बार कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेन है, मेन के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल लगाया। फॉर एग्जांपल दिस इज द फंक्शन, इसको मैंने कॉल लगाया, इसने मुझे एक आउटपुट बनाकर दिया। फॉर एग्जांपल f(y) कोई आउटपुट है, इसने मुझे आउटपुट दिया। ये आउटपुट फंक्शन में जाएगा, फंक्शन से फिर आएगा मेन में, एंड देन ये मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल की। यहाँ पे मेन है, हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ भी। यहाँ पे एक बार हमने फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल करा, इस वाले फंक्शन ने एक ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, इस फंक्शन ने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, एंड इस फंक्शन ने मुझे एक आउटपुट निकाल के दिया। अब ये आउटपुट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, देन यहाँ से यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर आएगा, देन मेन के अंदर आएगा, देन मुझे आउटपुट शो हो जाएगा। तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को हम एक ही बार कॉल कर रहे हैं, बट रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हैं। इधर क्या करें, हम एक ही फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, आप चाहो तो 10 बार कॉल कर सकते हो, कितनी भी बार हम इसको कॉल कर सकते हैं। You have to write a program to calculate the factorial of n numbers using recursion. So सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई मुझे बोले कि मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं वो किस तरीके से कर सकती हूँ, आई डू 1 into 2 into 3 into 4 into 5। बिल्कुल ठीक है। कोई बोले कि 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो 1 into 2 into 3 into 4 करेंगे। कोई बोले 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, सो 1 into 2 into 3 करोगे। 2 फैक्टोरियल के लिए आप 1 into 2 करोगे। 1 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास 1 ही आता है, एंड 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 ही आता है। बट हमारा बेस केस यहीं पर हमको मिल जाता है, बेस केस
ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इस वाले क्वेश्चन से। ये हमने सम वाला क्वेश्चन ही लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है वहां पर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम है, बस मुझे एडिशन ऑपरेटर को रिप्लेस करना है बाय मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। सो ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्टोरियल ऑफ n-1 एंड इसके अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलयू को इनपुट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दैट वेरिएबल बी n जिसके अंदर यूजर वैल्यू इनपुट करेगा। अगर वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो जो मेरा फैक्टोरियल है वो 1 होना चाहिए, ये मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो हम इसको एक इफ कंडीशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। सो एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, then in the second line I would be declaring one function का नाम ले लेते हैं int fact, जिसके अंदर n एज अ पैरामीटर हम करने वाले हैं पास। इसके बाद हम लिखते हैं int main, इसकी डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ पे लिखते हैं int fact int n, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर यूजर ने n की वैल्यू 0 एंटर करी है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न होना चाहिए 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम अपना प्योर लॉजिक लिखने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक जो कि हमने सम वाले फंक्शन के अंदर लिखा था। सो वहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया था int sum-1 के नाम से। यहाँ पे हम बनाते हैं फैक्ट n-1 के नाम से, जो कि इक्वल होगा फैक्ट n-1 के। ये क्या करेगा, ये मुझे 1 से लेकर n-1 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देखा एंड उसके अंदर मुझे n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर द यूजर हैज एंटर्ड। तो यहाँ पर हम करते हैं int fact n, एक और नया वेरिएबल बनाया, इसके अंदर n-1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर, वो नंबर है n, ठीक है। एंड देन इन द एंड हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न फैक्ट n। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। अब फंक्शन को कॉल भी तो लगानी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर करते हैं printf factorial is %d एंड यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल लगाएंगे। लेट इट बी कि हमको 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 5 बार कॉल करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0, ठीक है। अब सबसे पहले इसको रन करवा के देखते हैं factorial.c। सो मेरे पास आया दैट फैक्टोरियल इज 120। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको एक बार समझते हैं। मैंने एंटर करा कि मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ 5, तो इसने बोला कि उसके लिए सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आई मल्टीप्लाई 5। इसने भी वही बोला कि पहले मैं फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट करूंगा, देन आई मल्टीप्लाई 4। इसने फिर कैलकुलेट करा फैक्टोरियल ऑफ 2, इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करा। इसने फिर क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर ये आपका बेस केस नहीं है, मेक श्योर ये आपका बेस केस नहीं है। यहाँ पर फैक्टोरियल 0 कैलकुलेट होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 1। नाउ दिस इज द बेस केस, क्योंकि इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते, फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव। अब इसका आंसर एक बार देखते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1। दैट मीन्स फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है दैट इज 1। अब 1 इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर है 2। 2 यहाँ पर जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2, इसको इक्वल्स टू करेंगे तो 2 इंटू 3 विल बिकम 6। नाउ 6 यहाँ पर जाएगा बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3। नाउ 6 इंटू 4 इट विल बिकम 24।
24 यहाँ पे जाएगा, इट इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। जब हम 24 इंटू 5 करेंगे तो हमको मिलता है 120, एंड 120 यहाँ पर जाएगा, यहाँ से मेन फंक्शन में जाकर हमें आउटपुट शो हो जाएगा, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? रिकर्जन की प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एनीथिंग दैट कैन बी डन विथ इटरेशन। इटरेशन का मतलब यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट से है। कैन बी डन विथ रिकर्जन। जो भी काम, जो भी प्रोग्राम आप लूपिंग से लिख सकते हो और इटरेशन को यूज करके लिख सकते हो। कोई सा भी लूप हो सकता है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, कोई सा भी लूप से अगर आप कोई भी फंक्शन करते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, आप सेम प्रोग्राम को रिकर्जन से भी लिखकर देख सकते हो। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर भी हमने फैक्टोरियल का क्वेश्चन करा था। बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर हमने लूपिंग से करा है एंड यहाँ पर हमने रिकर्जन से करा है। आप दोनों को ही कंपेयर करके देखना, यूजर से सेम वैल्यू को इनपुट कराना, एक बार लूप से करके देखना, एक बार रिकर्जन से करके देना, आंसर आपका सेम ही आएगा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज रिकर्जन can sometimes can give the most simple solution। कभी कभी हो सकता है कि हम कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिख लें जिसके अंदर हमको n नंबर ऑफ लूप्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, बट वहीं पर अगर हम सेम क्वेश्चन को रिकर्जन से करें तो हो सकता है कि हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो 3-4 लाइनों के अंदर ही उसका लॉजिक पूरा आ गया एंड वो प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो गया। सो रिकर्जन भी पढ़ना जरूरी होता है। नाउ द थर्ड इज दैट द बेस केस। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। बेस क्लास इज द कंडीशन where recursion stops। ये बेस केस लिखना था, क्लास लिख दिया मैंने। बेस केस। सो बेस केस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आके हमारा जो रिकर्जन है वो रुक जाता है। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट मत करना। Now the fourth point is that iteration has infinite loops। इसके पास होते हैं infinite loops, बट वहीं पर अगर हम रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन के पास होता है stack overflow। So when the stack overflow occurs, it occurs when a function calls itself so many times that the space needed to store the variables and the information associated with each call is more than can fit on the stack। अब stack एक डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, कुछ इस टाइप का आप मान सकते हो, एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जब भी फंक्शन को आप कॉल करते हो तो कुछ वेरिएबल्स बन जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स स्टोर हो जाते हैं, कुछ उनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। एंड जब आप इस फंक्शन को काफी ज्यादा बार कॉल करते हो, आपने इतनी ज्यादा बार कॉल कर दिया कि स्टैक का उतना साइज ही नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। सो बेसिकली आप मान सकते हो, अगर आप किसी रिकर्सिव फंक्शन को काफी ज्यादा बार कॉल्स कर रहे हो और वो बार बार कॉल होते जा रहा है विदाउट रीचिंग अ बेस केस, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। नाउ अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा बार आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी वुड बी डूइंग इज दैट, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, कंपाइलर पे हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखेंगे। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेंज the temperature from Celsius to Fahrenheit। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आपको खुद को ट्राई करके देखना है। दोनों बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूलेस का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, #include stdio.h। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर फंक्शन बनाने वाले हैं अपना
सो लेट द फंक्शन बी फ्लोट, फ्लोट टेम्परेचर नाम से बनाते हैं, एंड यहाँ पर बनाएंगे फ्लोट सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोट डेटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर हमको फ्लोट वैल्यूज भी मिल सकती है। एंड फ्लोट को हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हमको एक एक्यूरेट आंसर मिल जाए। इन ट्वेन की डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लोट टेम, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट सेल। ठीक है, एंड यहाँ पर अब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली हमको एक फॉर्मूला लिखना है, फ्लोट फाइल, एक वेरिएबल बनाते हैं एंड यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 5.0 प्लस 32। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फैक्ट, रिटर्न फैक्ट। अब यहाँ इन ट्वेन के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं दैट फ्लोट फायर इज इक्वल टू टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सेल्सियस की वैल्यू हमने पास करी नॉर्मल, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37। यहाँ पर हम प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ फायर की वैल्यू आ गई परसेंटेज डी परसेंटेज एफ फायर, रिटर्न 0। ठीक है, प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट्स के अंदर वैल्यू आ रही है दैट इज 98.5999 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक हम जाते हैं, इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने ये क्वेश्चन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व करके देख रखा है, लेकिन इस बार हमने इसको फंक्शन के थ्रू सॉल्व करा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर आपको ये भी बोल सकता है कि ये आपको उनको एक्सप्लेन करना है, इसका ड्राई रन, आपको इस क्वेश्चन के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो बात करें अगर फिबोनाची सीरीज की, तो हमने नॉर्मल मैथ्स के अंदर नंबर्स देख रखे हैं। नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गो अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स की अगर हम बात करें सो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये एक सीरीज, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाते हैं टिल इंफिनिटी। कुछ ऐसी ही सीरीज होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। लेट मी जस्ट राइट 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही रैंडम नंबर्स है जो कि बस स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, बट ऐसा नहीं है, इनके पीछे लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो सेकंड डिजिट है ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये फर्स्ट डिजिट हमेशा हमारी 0 रहती है एंड सेकंड डिजिट हमेशा हमारी 1 रहती है। तो थर्ड डिजिट ऑनवर्ड्स, थर्ड डिजिट की अगर मैं बात करूं, so this is the sum of the previous 2 digits, that is 0 and 1. 0 plus 1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 1। सिमिलरली अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे इसके प्रीवियस 2 वैल्यूज, इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 1 plus 1 करेंगे तो हमको मिलता है 2। अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे 2 और 1 का सम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 3 मिलेगा। अगर मुझे 5 चाहिए तो मुझे 2 plus 3 का सम करना पड़ेगा। 8 के लिए मुझे 3 plus 5 करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक हम बनाकर देखते हैं। इनको एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये इनकी इंडेक्सिंग है। ठीक है,
नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 2, दैट इज दिस नंबर, अगर मुझे ये वाला नंबर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए पहले मुझे फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 करना पड़ेगा। फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 3, दैट इज दिस नंबर, तो मुझे करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गोज विथ फिबोनाची ऑफ 4, अगर मुझे ये नंबर ये कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे इसका सम, इसका और इसका मुझे सम करना पड़ेगा, दैट इज फिबोनाची ऑफ 3 का सम होगा इसके साथ फिबोनाची ऑफ 2 के साथ। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है। पैटर्न क्या है कि अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n कैलकुलेट करना है, n ये नंबर है, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे फिबोनाची ऑफ n-1 कैलकुलेट करना पड़ेगा और मुझे फिबोनाची ऑफ n-2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 4 प्लेस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फिबोनाची ऑफ 4 is equals to Fibonacci of 4 minus 1 that is 3 plus Fibonacci of 4 minus 2 जो कि मिलता है 2। ये it means that this is the formula जो मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं hash include stdio.h। यहाँ पर अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फिबोनाची नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर n एक पैरामीटर पास होगा। यहाँ पर हमने इसे फंक्शन को डिक्लेयर करा है, यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन एंड इसकी डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर फिबोनाची ऑफ n, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है, अगर यूजर ने वैल्यू एंटर करी है 0 तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 0। अगर यूजर ने एंटर करा है 1 तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 1। तो कुछ इसी टाइप का प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कंडीशन कि यूजर ने जो नंबर एंटर करा है इफ इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होना चाहिए, रिटर्न 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर यूजर ने एंटर करा है 1 एंड 1 इक्वल 1 तो फिर रिटर्न होना चाहिए 1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इसके नीचे हम लिखते हैं एल्स एंड एल्स पार्ट के अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ n-1, फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ n-2। तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं int फिबोनाची n-1 इज इक्वल टू 5b n-1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं फिबोनाची ऑफ n-2 इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल के अंदर डालना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ n को करवा देंगे रिटर्न फिबोनाची ऑफ n। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिखेगा। अब सबसे पहले इंट मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग भी करनी है हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं printf %d, fib। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो 6th नंबर है वहां तक, 6th नंबर की इंडेक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज मुझे यहां तक का, मुझे आंसर में मिलना चाहिए 8, क्योंकि यहां तक की फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर करते हैं रिटर्न 0, ठीक है। एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, फिबोनाची
let's see. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 8, जो कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि हमको क्या आंसर मिलना चाहिए था 8। एक और बार करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 एज अ पैरामीटर पास करते हैं, अगर हम 8 को पास करते हैं एज अ पैरामीटर, तो हमको आंसर में मिलना चाहिए 21। लेट्स सी इफ वी गेट इट। हमें यहाँ पे 21 मिल रहा है। दैट मीन्स द कोड इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इन द करेक्ट वे। सो यहाँ पर आज हमारा रिकर्जन जो कि पूरा टॉपिक है वो हम कवर अप कर चुके हैं। इसके ऊपर आप जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 95% प्रोबेबिलिटी होता है इस टॉपिक के पूछे जाने की, आइदर इन द 1 मार्क्स और इन द लॉन्ग फॉर्म। So yeah, that's all for today. Thanks for watching this video. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video. Thank you so much.